विन्यास का क्या मतलब होता है? विन्यास माने तरीका। जैसे लिखने का एक तरीका ये है, ये दूसरा तरीका है, कोई तीसरा तरीका, तो उसको विन्यास बोलेंगे। है ना। तरीका मेरे हिसाब से फारसी का शब्द होना चाहिए। वितरण का तरीका होगा, जहाँ तक सटीक नहीं, वितरण का तरीका, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका। तरीका फारसी का शब्द होगा मेरे को जहां तक लगता है, इसलिए हमको ये अभ्यास हो गया है। हिंदी अब समझ में नहीं आती। ये 128 में लास्ट पैराग्राफ, उत्साह, उत्साह अपने जीवन प्रयोजन के अर्थ में किया गया संकल्प सहित गति है, अथवा उत्थान के अर्थ में जीवन सहज रूप में किया गया साहस। मतलब जीवन प्रयोजन समाधान समृद्धि अभेद से अस्तित्व के अर्थ में किया गया संकल्प और सहज गति है। तो संकल्प जो है वो आएगा बुद्धि में, है ना, और उसके आधार पर फिर चित्त में आएगा, उसके आधार पर वृत्ति में आएगा। तो वही संकल्प वृत्ति में आ गया, ये कह रहे हैं। हाँ जी। तो इसके आगे के अर्थ में जीवन सहज रूप में किया गया साहस, मतलब इसके प्रति काम करना। हाँ। फिर इसके आगे बोल रहे हैं, इसलिए प्रेम विश्वास पूर्ण भाषा भाव मुद्रा भंगिमा अंगहार समेत व्यक्त किया गया क्रियाकलाप उत्सव है। तो ये मतलब क्योंकि गति है इसके तरफ, क्योंकि गति है ये, तो इसलिए ये बात कर रहे हैं प्रेम विश्वास पूर्ण। हाँ, नहीं तो दिव्य मानव के लिए बोल रहे हैं ना, ये प्रेम भी है विश्वास भी है। प्रेम सबसे ऊपर वाला मूल्य है, विश्वास सबसे पहला वाला मूल्य है। मतलब सब है इसमें, ऐसे में किया गया। इसके अनुसार फिर भाषा बनता है, भाव बनता है, मुद्रा बनता है, भंगिमा बनता है। मुद्रा माने हाथ पैर, बॉडी लैंग्वेज को मुद्रा कह रहे हैं। भंगिमा कह रहे हैं खासकर चेहरे के एक्सप्रेशन को भंगिमा कह रहे हैं। अंगहार कह रहे हैं ड्रेस को या बैकग्राउंड को पूरा। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो एक ड्रेस है, यहाँ पर ये रखे हुए हैं, इधर ये रखे, ये बैकग्राउंड है। ये अपने आप में बताता है कि ये क्लासरूम है। यहाँ पर क्या अंतर है? ये ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी है, पेंसिल है रखा है, इससे हो जाता है कि ये पढ़ने की जगह है। तो अपने आप में एक चीज होता है। तो इसको बोलते हैं कि बैकग्राउंड, इसको अंगहार कहते हैं। तो ऐसा उत्थान की तरफ चलने में जो साहस है वही उत्सव है। हाँ, हाँ। कृतज्ञता और सौम्यता। जिस किसी की भी सहायता की प्राप्ति में सफलता मिली हो उसकी स्वीकृति, स्वेच्छा से स्वयं का नियंत्रण। माने पहला तो हमको यह स्वीकार होना पड़ेगा कि मेरी उन्नति हुई है, नहीं तो आदमी कृतज्ञ नहीं होगा। दूसरा, मेरी उन्नति में दूसरे व्यक्ति ने कोई मदद किया है। ये दो चीज स्वीकार करना। मेरी उन्नति हुई है तो फिर कोई ना कोई किया ही है। जनरली हम अपनी उन्नति को नहीं स्वीकार कर पा रहे। इसके मूल में मैं पहले से ही ऐसा हूं, अच्छा हूं। अहंकार कहां से स्टार्ट होता है? मैं पहले से ही ऐसा हूं, पहले से ही श्रेष्ठ। यहां से अहंकार स्टार्ट है। अहंकार, अभिमान, भ्रम, ये सब मिला जुला, हट, ये यहां पर है कि मैं पहले से ही ठीक हूं। तो यहां पर है कि मैंने पहले की तुलना में मेरी उन्नति हुई, और उन्नति में किसी ने मदद किया, उसको भी स्वीकारता हूं। ये जो स्वीकृति है, अपनी उन्नति स्वीकारना तो सुख है ना भाई। तो वो सुख कृतज्ञता कहलाएगा। सहायता प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हो, एक व्यक्ति से या सामूहिक रूप से हो, किसी भी रूप में। सामूहिक भी कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष है ही है ना। जैसे मैं कह देता हूं जीवन विद्या परिवार,
माने 200 लोग हैं मान लीजिए, लेकिन कोई एक व्यक्ति तो प्रत्यक्ष ही हुआ होगा कभी, है ना, मानव परंपरा। तो कृतज्ञ मानव परंपरा के प्रति होना पड़ता है। उसमें से एक दो व्यक्ति तो होते ही है, माता पिता जैसे कोई ना कोई एक व्यक्ति तो होगा ही। तो प्रत्यक्ष तो होना ही होना है, प्रत्यक्ष तो है ही है, प्रत्यक्ष तो पूरी मानव परंपरा हुई। जैसे हम बोल रहे हैं कि भारत का नक्शा जो है 2 अरब लोगों ने मिलकर बनाया, तो ये हो गया। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो कोई टीचर पढ़ाता है, कोई माता पिता पढ़ाते हैं, बताते उत्तर है, ये दक्षिण, यहां से स्टार्ट कराते हैं, है ना। तो नक्शा पढ़ने वहां से स्टार्ट करते हैं, पहले बताते हैं ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला ये है, फिर साउथ है ना, वेस्ट, ऐसा करके बताते हैं, नहीं तो फिर हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर सिंबल सिखाते हैं, ये नदी है, ये पहाड़ है, ये सिंबल सीखते हैं। अब उसके बाद वो नक्शा को देखता है तो उसको सब समझ में आता है। नक्शा बनाया उनके प्रति कृतज्ञता भी, गौरव भी हो सकता है, गौरव भी हासिल रहेगा। तो ये मूल्य व्यवहार के मूल्य हैं। देखिए, तो कृतज्ञता जो हमारे सामने है उनके साथ होगा पहले, फिर सबके साथ होगा। गौरव जो हमारे सामने है वहां होगा। ये व्यवहार के मूल्य हैं, कल्पना वाले नहीं है। तो व्यवहार के मूल्य किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय होंगे। तो कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, ये सारे व्यवहार के मूल्य हैं, ये जो 9 है। और ये व्यक्त होते हैं, इसको शिष्ट मूल्य कह रहे हैं, ये भी व्यवहार में व्यक्त होता है। जो पहले जिन्होंने प्रयास किया, जो भी महापुरुष होने तो उनके प्रति कृतज्ञता या गौरव इस समय नहीं रह सकता? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन मेरा जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हूं और उनके प्रति हूं, ये नहीं होता है। अभी देखिए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं शास्त्र को मानता हूं, इसका दूसरा मीनिंग है मैं किसी आदमी को नहीं मानता हूं। अहंकार का जो सबसे बड़ा और खतरनाक स्वरूप है ये, मेरा कोई गुरु नहीं है, वो सबसे खतरनाक आदमी है। भाई सीखा तो किसी से ही होगा ना, समझा तो किसी से ही होगा। तो जो किसी ट्रेडिशन से नहीं आया है वो तो खतरनाक है। कोई परंपरा से नहीं सीखा है वो तो खतरनाक है। संविधान को मानने वाले भी एक कैटेगरी में आते हैं। वो जो भौतिकवादी परंपरा जो है ना, देखिए दोनों में अंतर क्या है। भौतिकवादी परंपरा पुस्तक को डायरेक्ट मानता है, वो किसी आदमी को मानता है, उसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि आपको किसी आदमी का मानना है। आदर्शवादी परंपरा गुरु को ज्यादा ऊपर देता है गोविंद से, क्योंकि गुरु जो है उसके अहंकार को पहचान सकता है ना, उसको शमन कर सकता है, या जो भी बोलेंगे वो ठीक कर सकता है। तो भौतिकवादी परंपरा में यही प्रॉब्लम है कि सीधा पुस्तक है और मैं हूं। ये कहते हैं कि पुस्तक नहीं है, भाषा में क्या बोलते हैं, पुस्तक नहीं है, लेकिन होता है कोई पुस्तक, कोई लॉ है, कुछ है। अब वो लॉ को डिफाइन करने का अधिकार मेरे पास है, यहां पर वो आता है, लॉ को मैं डिफाइन करूंगा, ये अहंकार है ना। और वो तर्क विधि से होगा। और आदर्शवाद में किसी आदमी को मानना है, एक समय में अपने आप को सरेंडर कर देता है। बार बार बोला गया कि एक समय में सरेंडर ही है, शरणागति है, वो सब बोला जा रहा है। और गुरु को इतना ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है क्योंकि लोगों ने ये पहचाना कि ये एक चीज काबू नहीं हो रही है। अहंकार को काबू करना सबसे कठिन है, तो उसके लिए सबसे सरल रास्ता कोई व्यक्ति है, उसके प्रति समर्पण है, तो उसको गुरु नाम दिया और वहां वो होता है। एक ही या एक से अधिक भी हो सकते हैं? कम से कम एक तो होगा ही ना। अब एक ही को नहीं स्वीकार रहा है आदमी ना वो बाकी भाई देखिए, हम एक को नहीं स्वीकारना है उसके लिए बताते हैं कि मेरे 5 गुरु हैं। ये भी तरीका, ज्यादा प्रचलित तरीका ये है। एक को नहीं स्वीकारने की कैसे बोले, तो फिर 5 है मेरे। नहीं, आप इसको देखिए जांच के। ये स्वेच्छा से स्वयं का नियंत्रण, ये कैसे रिलेट हो रहा है इससे? स्वेच्छा से स्वयं का नियंत्रण, जैसे अपने गुरुजी के सामने मैं कैसे बैठूंगा वो मैं डिसाइड किया हूं।
अब वो नहीं बोलते हैं कि तुम खड़े रहो या बैठो। मुझे खुद समझ में आ गया कि मेरे को कैसे नियंत्रित रहना है। अपनी इच्छा से स्वयं को नियंत्रण, दूसरे की इच्छा से स्वयं को नियंत्रण करना दबाव है। तो अब दूसरा नहीं बोलता है कि तुम ऐसे बैठो, हमको खुद समझ में आ गया कि कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कितनी जोर से बोलना है, हमको समझ में आ गया। तो स्वेच्छा से स्वयं का नियंत्रण, तो ये भी एक प्रकार से न्याय धर्म सत्य के आधार पर नियंत्रित प्रीहित लाभ है, और उसको व्यक्त करना सौम्यता है। स्वनियंत्रण के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर पर्टिकुलर कोई भंगिमा, मुद्रा, अहंकार नहीं लिखा है, अंगहार नहीं लिखा है। ज्यादातर परंपराओं में बोलते हैं पैर छुओ, झुकाओ, सिर झुकाओ। लोगों ने शिष्टता को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश किया, बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश किया, अंदर वाला नहीं हुआ, जीवन के स्तर वाला नहीं हुआ। और यहां पर कभी भी नहीं बोला कि पैर छुओ या ये क्यों। स्वनुशासन स्वनियंत्रण में क्या फर्क है? स्वनियंत्रण स्वानुशासन का छोटा भाग हुआ। स्वानुशासन परम हुआ, आत्मा को स्व बोल रहे हैं, उसके अनुशासन में आना। और स्वनियंत्रण यहां पर वृत्ति के स्तर पर कह रहे हैं, चीज वही है। देखिए, बड़े के अंदर छोटा, जैसे प्रामाणिकता में संकल्प समाया रहेगा, है क्या चीज, दोनों एक ही है। संकल्प में इच्छा समाया रहेगा, इच्छा में निर्णय समाया रहेगा, तो निर्णय में चयन समाया रहेगा। तो ये सब चीज परावर्तन में है, बस केवल इंटेंसिटी जो है कहां से स्टार्ट हुआ है वो बता रहे हैं। प्रामाणिकता आत्मा से स्टार्ट हुआ है, वही चीज परावर्तन, यदि वो परावर्तन बुद्धि से स्टार्ट हुआ है तो संकल्प बोल रहे हैं, वो परावर्तन चित्त से स्टार्ट हुआ है तो इच्छा बोल रहे हैं, केवल वृत्ति से हुआ है तो उसको निर्णय कह रहे हैं। ये जो निर्णय लिखा हुआ है वो वृत्ति के स्तर पर से हो रहा है, और मन के स्तर पर है तो उसको चयन बोल रहे हैं। तो जागृति में पूरे अलाइन हो गए आत्मा के अनुसार, मतलब प्रामाणिकता के अनुसार संकल्प, संकल्प के अनुसार इच्छा, इच्छा के अनुसार निर्णय, निर्णय के अनुसार चयन, चयन के अनुसार फिर शरीर। ये बन गया। विश्लेषण से निर्णय तक पूरा विचार है, विचार जिसको कह रहे हैं, विश्लेषण से जो निर्णय बड़ा वहां तक पूरा कोई विचार। हाँ, इन तीनों को मिलाकर कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी, जो भी प्रक्रिया हो रही है, इसका आधार क्या है? इसका आधार वृत्ति का स्थिति है, या फिर प्रिय, या फिर हित, या फिर लाभ, या बहुत ज्यादा देखेंगे तो प्रिय हित लाभ का कोई बढ़िया कॉम्बिनेशन भ्रमित में, या फिर जागृत में न्याय धर्म सत्य के अनुसार नियंत्रित प्रिय हित लाभ। उसको यदि देखेंगे तो ये जो 18 प्रकार के लिखे हुए हैं, इसमें से कोई 1, 2, 3 का भास आभास सहित स्थिति। तो निर्णय और चयन में क्या अंतर है? निर्णय और चयन में क्या अंतर है? अंतर वही है कि वृत्ति के स्तर पर जो चीजें तय हो गई उसको मन ने स्वीकार लिया तो निर्णय हुआ। यदि वृत्ति के स्तर पर हो गया और मन नहीं स्वीकारा, ऐसा होता ही नहीं है। जैसे मुझे ताजमहल बनाना है, ऐसी इच्छा हो गई, मान लीजिए मैं ताजमहल के सामने गया, इच्छा हो गई। अब क्या होगा? उसको मैं कैसे बनाऊं, पैसा कहां से आएगा, कारीगर कहां से आएंगे, लैंड कहां से लूं, ये एक लंबी प्रक्रिया चलेगी मेरे अंदर। इसका नाम है विश्लेषण। वो आधार क्या है? ताजमहल को बनाना। कैसे बनाऊं, कब बनाऊं, कहां बनाऊं, बनाऊं नहीं बनाऊं, ये जो प्रक्रिया चलेगी उस समय एक बार तय हो जाएगा कि पैसा यहां से आएगा, लैंड ये है, बनाने वाला कारीगर ये है, उसका डायरेक्टर ये है, वो पूरा सिस्टम बन जाएगा। तो सिस्टम बन गया तो अब पूरा तय हो गया। अब फिर वो शरीर के द्वारा एग्जीक्यूट होना बचा है। तो ये निर्णय होने तक ये वाली प्रक्रिया चलेगी। इच्छा के अनुसार विचार बनने की एक प्रक्रिया है, वो चलते रहेगा, और एक दिन जब सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगा तो निर्णय। कई बार ऐसा होता है कि 1-2 चीजें तय हो गई और निर्णय के लाते बाकी चीजें करते रहेंगे, हम कर लेंगे, ऐसा विश्वास हो जाता है। 100% विश्लेषण की जरूरत नहीं होती है। 1-2% हो गया, चलो पैसा है, चलो पैसा है तो सब मिल जाएगा, चलो, है ना, कोई ना कोई पैसा है तो कारीगर भी मिल जाएगा।
या एक आदमी मिल गया जानकार, चलो ये सब जुगाड़ लेगा, ये पैसा भी जुगाड़ लेगा, ये कारीगर भी जुगाड़ लेगा, चलो उनके ऊपर उनको पकड़ लो, ऐसे ही होता है। तो कोई भी एक चीज एक जगह निर्णय हो गया तो वो शुरू हो सकता है, 100% हो जाए फिर शुरू करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो रहा है। गांधी में कह रहे हैं जो जिसका चयन होगा उसका विश्लेषण होगा, यहाँ हम देख रहे हैं कि विश्लेषण के बाद चयन हो रहा है, तो उसको कैसे देखें? ऐसा होता नहीं है। देखो छोटा बच्चा माँ बाप भाई बहन किसी की सुन के पूरा चल रहा है, इवन बताए ना खाने पीने के लिए वो और केवल रोता है, तो उनके मन से थोड़ी हो रहा है। छोटा बच्चा रोता है तो माँ को जो डालना है उसके मुंह में डाल देती है। वो कैसा आहार, वो इडली डोसा वाला बनेगा कि पराठा वाला बनेगा, वो उसके हाथ में नहीं है, उसके ऊपर वाले के हाथ में। चयन होगा उसका विश्लेषण होगा, या विश्लेषण होगा उसका चयन होगा, या दोनों होगा? देखिए कहने की प्रक्रिया में यदि मैं इसको उठा लिया तो वैसे ही आपके सामने कोई सामान पड़ा रहता है, आप उठा लेते हैं। आप सोचिए क्या होता है, यहां आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई सामान है, आप देखते हैं, फिर सोचते हैं कि उठाऊं नहीं उठाऊं, लोग क्या सोचेंगे, बम है, हम 50 प्रकार से सोचते हैं। निर्णय होने के बाद फिर उनको पकड़ते हैं। तो प्रक्रिया ये है ना, सही। तो उसके पहले चयन तो हो ही गया, दिखा, चयन हुआ, चयन के बाद हमने उस पर विश्लेषण किया कि उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, और फिर निर्णय हुआ, उसके बाद फिर वापस चयन हुआ कि अब उठाना है, फिर बॉडी एक्टिव हुई, फिर उठाया, इतना पूरा हुआ। लेकिन एकदम एक छोटे बच्चे को देखेंगे ना, एक छोटा बच्चा बोलता है मैं शाकाहारी हूं, वो उसका निर्णय नहीं है, उसके माँ बाप का निर्णय है, उसके माँ बाप का निर्णय है, विश्लेषण है, धीरे धीरे इसको अभ्यास करा दिया। एक कोई लोग बोलते हैं 50 साल का है, बोलता है कि मैं रोज पराठे के बिना मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है। वो तेरा थोड़ी निर्णय है भाई वो तुम्हारे माँ बाप का निर्णय है कि तुमको पराठे का अभ्यास करवा दिए, तुम सोचते हो मेरा है ना। तो ये परंपरा विधि से आ जाता है, हमको पता नहीं चलता है, हम उसको बोलते हैं मेरा, आया है परंपरा विधि से। तो बेसिकली वो प्रभाव है। देखिए बहुत सारी चीज बोलता हूं कि ये मेरे विचार है, आप उसको देखिए मेरा नहीं है। सोक्रेटिस का एक लाइन में उठा लेता हूं, है ना, पतंजलि का एक लाइन उठा लेता हूं, है ना, अपने फ्रायड का एक लाइन उठा लेता हूं, उसका एक मैं कॉकटेल बनाता हूं, वो कहता हूं मेरा है। तीनों मेरा नहीं। हर आदमी उसी जगह खड़ा है, मेरा उसका कुछ नहीं है। पूरा परंपरा के किसी सेट का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा उठा के एक बना के रखा हुआ है, उसको सोच, जबकि उसका है ही नहीं। वो उसका होने के लिए अनुसंधान करना पड़ता है ना। हम जो भाषा बोल रहे हैं हमारा नहीं है, जिस इलाके में रहते हैं उस स्थान का भाषा को हम सिलेक्ट करके एक कॉम्बिनेशन सेट कर लेते हैं। तो कुछ भी मेरा वैसे तो नहीं है, विचार भी कुछ भी मेरा नहीं है, नकल किया हुआ, उधार लिया हुआ, रखा हुआ है, उसको मैं मेरा मान के खुश होता हूं, इतना ही। क्यों किया है ऐसा? प्रीहित लाभ का एक कॉम्बिनेशन है मेरे पास, उस कॉम्बिनेशन मैंने सेलेक्ट किया है और स्वीकार के बैठा हुआ है। या न्याय धर्म सत्य से नियंत्रित प्रीहित लाभ का एक कॉम्बिनेशन है, उसमें मैंने स्वीकारा, जैसे बाबा जी ने किया है। क्या किया? इन्हीं शब्दों को प्रीहित न्याय धर्म सत्य के कॉम्बिनेशन में प्रीहित लाभ को सेट करके इन्हीं शब्दों को स्वीकार के ये वाङ्मय रचना किया है। एक भी शब्द नया उन्होंने नहीं प्रोड्यूस किया है। तो ये कॉम्बिनेशन जीवन नहीं, मतलब ये एनालिसिस पूर्वक कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ये बन रहा है बल में। हाँ, उसमें एनालिसिस भी शामिल है, उसमें चित्रण भी शामिल है, उसमें ये सब बहुत सारी चीजें शामिल है। उसमें हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, आज हमने एक कॉम्बिनेशन में किया, 2 साल के बाद दूसरे कॉम्बिनेशन में किया, 5 साल के बाद, ये सब भी बना रहता है। और ये तुलन में कॉम्बिनेशन बनता है। न्याय धर्म ये सत्य, मतलब ऑटोमेटिक, समझ ये नहीं आ रहा कि ये ऑटोमेटिकली बन रहा है या ये कुछ मतलब एनालिसिस करके जीवन बना रहा है। और अगर देखिए
शुद्ध रूप में जीवन बना रहा है। चूंकि ये अमानवीय है, गलत है, इसीलिए हम ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मैंने किया है। यहां प्रॉब्लम है। मतलब मेरे ही इच्छा को, मेरे ही विचार को मैं नहीं स्वीकार कर पाता हूं, क्योंकि यह सार्वभौम और सार्वकालिक नहीं है। एक समय मेरे चित्रण, विचार, विश्लेषण, चूंकि ये सार्वभौमिक और सार्वकालिक है, इसलिए मैं स्वीकार लेता हूं। इसी को तो अनुभव बोल रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है ना कि मेरा ही बनाया हुआ है और मैं नहीं कहता हूं, मैं ही कहता हूं मेरा नहीं है। हत्यारा कभी नहीं बोलता कि मेरा है, मेरा नहीं है, मैंने नहीं किया। यदि किया है तो फिर 50 तो कारण बताता है, ये कि किस कारण किया। भैया अगर न्याय धर्म सत्य होगा तो प्रिय हित लाभ कैसे हो सकता है उसके साथ? प्रीहित लाभ न्याय धर्म सत्य में संयत होता है। जैसे आप अपने बच्चे को खाना खिलाएंगी तो उसको अप्रिय खाना खिलाएगी कि प्रिय खाना खिलाएंगी? उसको अच्छा लगे ये ध्यान में रहेगा, उसके शरीर को स्वस्थ बनाए वो भी ध्यान में रखेगा, आपकी जेब से ज्यादा ना हो जाए वो भी ध्यान में रखेंगे, है ना। तो ये तीनों तो ध्यान में रहेगा ही रहेगा। और न्यायपूर्वक हो, मतलब जो आपने धन लाया है वो डकैती लूट से नहीं लाया है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। इसका नाम है कि न्याय धर्म सत्य से नियंत्रित प्रीहित लाभ हुआ। इसी को कह रहे हैं कि न्याय में प्रीहित लाभ समा जाता है। जैसे आप लोग यहां पर आए और हम लोगों ने कुछ भी खिलाने की कोशिश किया तो अधिक से अधिक कोशिश है कि कम से कम आपको प्रिय रहे, मतलब अप्रिय न रहे। यह तो हमेशा सोचा जा रहा है। फिर आपकी आयु और अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपके शरीर को फिट हो। हमारी जितनी बुद्धि है उसके हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन यह हमेशा ध्यान रखा जा रहा है कि शरीर भी बीमार ना हो, है ना। हम लोग के जो यहाँ का जो किचन है उसको बदल दिया गया है अभी। युवाओं के लिए हमारा थोड़ा टफ चीज होता है तो उसको बदला गया है। तो ये क्या है, हम लोग चूंकि न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं ये माना गया, उसके लिए प्रीहित लाभ के एक नए कॉम्बिनेशन को सोचा गया कि आप लोग का शरीर का स्वास्थ्य को पहले देखा गया। ये मान लिया गया कि ये जो युवा लोग हैं इनका स्वास्थ्य जो है उसमें ठीक रहेगा, है ना। जिसमें बीमार लोग स्वस्थ, बूढ़े लोग यदि किसी भोजन में स्वस्थ हो जाए तो युवा भी 4-6 दिन में कुछ नहीं होगा। एक बार क्या हुआ, अमरकंटक में एक सम्मेलन करने का समय था, बहुत पहले, 15-16 साल पहले की बात है। तो वहां पर मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी ज्यादा, तो मैं तो कभी वो सब काम उस समय तक किया नहीं था इतना बड़े पैमाने पर। तो हमारे एक मित्र हैं, वो पुलिस में इंस्पेक्टर थे, उनको फिर हम लोगों ने भोजन का दायित्व के लिए निवेदन किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने कहा कि सर जी बहुत सिंपल है, मैं करा लूंगा, आप चिंता मत करो। पुलिस का जो स्टाइल था उस भाषा में बात करते थे। कुक को सबको बुलाया, सुनो 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 ऐसे करके, जो स्टाइल है इंस्पेक्टर का, बुलाया। खाना बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए, रोटी पकनी चाहिए, चावल उबलना चाहिए, सब्जी अच्छे से उबलना चाहिए, नमक मिर्ची थोड़ा कम डालना, समझे? जाओ। बोले सर जी खाना कच्चा रहेगा तो लोग बीमार पड़ेंगे, उबल जाएगा ना तो लोग कोई बीमार नहीं पड़ेंगे। नमक मिर्ची कम है तो कोई मिला के खा लेगा, ज्यादा रहेगा तो नहीं खाएगा, जाओ। कुक लोग को इतना बोल के भेज दी कोई बीमार नहीं पड़ा, सब सही हो गया। तो उनका इतना फार्मूला है कि यदि खाना उबल गया ठीक से तो सब आधा काम हो गया, मिर्ची और नमक यदि ठीक है तो पूरा काम हो गया, जाओ। मतलब कितने छोटे छोटे लोगों ने फॉर्मूले बनाए हैं बड़े बड़े इसको चलाने के लिए और चलता है, उनका पुलिस ऐसे ही चलता है। ये 130 में एक पैराग्राफ, जो थर्ड पैराग्राफ है, इसी का कितना 130 पेज पुराने बुक का जो सौम्यता का तात्पर्य जो बोर्ड है ना, ये बोल रहे हैं जागृत जीवन ही
अपने में संपूर्ण होते हुए देश काल दिशा नैसर्गिक जिज्ञासा और आवश्यकताओं को पाकर जीवन ऐश्वर्य को का नियोजित करता है। जीवन ऐश्वर्य आशा विचार इच्छा संकल्प और अनुभव मूलक प्रामाणिकता के नाम से जाना जाता है। यह सम्मिलित रूप में संचेतना के अर्थ को जानने मानने व पहचानने के रूप में प्रमाणित करता है। तो ये पैराग्राफ समझ नहीं आया। जागृत जीवन ही अपने में संपूर्ण होते हुए देश काल दिशा नैसर्गिक जिज्ञासा व आवश्यकताओं को पाकर जीवन ऐश्वर्य को नियोजित करता है। इसमें तकलीफ है कोई? जीवन ऐश्वर्य को आशा विचार इच्छा संकल्प व अनुभव पूर्वक प्रामाणिकता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। यह सम्मिलित रूप में संचेतना के अर्थ को जानने मानने व पहचानने के रूप में प्रमाणित करता है। यहां से तकलीफ। संचेतना माने जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, उसमें से लिखा है जानने मानने व पहचानने के रूप में प्रमाणित करता है। प्रमाणित करना माने निर्वाह करना तो हो ही गया है ना, ये भी पूरा हो गया वाक्य। यह प्रत्येक व्यक्ति में होने वाली प्रक्रिया है। ये सम्मिलित रूप किस चीज को बोल रहे हैं? जीवन पूरा अनुभव आशा विचार इच्छा ये सब पूरा एक साथ होता है। ये सब मिलकर जानने मानने पहचानना और निर्वाह करते हैं, ये कहना। अध्ययन देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में 131 में लिखा हुआ है बोल्ड वाला बीच में सेकंड में, अध्ययन पूर्वक विकास और जागृति का लोकव्यापीकरण सहज है। को स्वभावगति प्रतिष्ठा बोल रहे हैं और स्वभावगति प्रतिष्ठा शिष्टता है। तो मतलब सौम्यता एक शिष्ट मूल्य है, बस इतना ही। शिष्ट मूल्य सौम्यता स्वभावगति प्रतिष्ठा है, इसका और नहीं, स्वभाव गति में होने के बाद ये प्रतिष्ठा होगा, इसकी स्थिति होगी। स्वभाव गति है, आवेशित गति नहीं है। स्वभाव गति है, उसकी प्रतिष्ठा है। माने उसका प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? किसी चीज को कर लिया, व्यक्त कर लिया, जी लिया, ये प्रतिष्ठा हुआ। अब गौरव और सरलता में आते हैं। ये सरलता का जो परिभाषा है, ग्रंथि और तनाव क्या? ग्रंथि का क्या? ग्रंथि माने गांठ। मैंने आपके खिलाफ कोई चीज गांठ बांध के बैठा हुआ है, तनाव रहित, ये नहीं होना चाहिए। एक और परिभाषा है अन्यों में गुरु मूल्यन। अन्यों में गुरु मूल्यन माने आपके जो अच्छाई है उसको मैं पहचान पा रहा हूं, इसका नाम है सरलता। है ना, किसी में भी व्यक्ति में अच्छाई कुछ होता ही है, उस अच्छाई को पहचान लेना सरलता कह देंगे। किस चीज का मीनिंग बताया था? अंगहार। अंगहार माने व्यक्त करना। पूरा जो बैकग्राउंड है हमारा, उसमें भाषा भंगिमा मुद्रा समेत पूरा बैकग्राउंड में तनाव नहीं दिखना चाहिए, है ना। माने उसमें संगीत दिखना चाहिए। इसको यदि दूसरे इसमें देखेंगे, जो इसकी दूसरी परिभाषा है अन्यों में गुरु मूल्यन,
तो गुरु मूल्यांकन जो मैंने आपका श्रेष्ठ मूल्यांकन किया है वो मेरे भाषा में दिखना चाहिए, मुद्रा में दिखना चाहिए, भंगिमा में दिखना चाहिए, और बैकग्राउंड में भी, यदि बैकग्राउंड बनाते बनता है वैसा तो दिखना चाहिए। वही दिखावा माने कुछ का कुछ या बड़ा मूल्यांकन करना, ये दिखावा है। तो इसमें फंसने वाली जगह ये होती है कि हम लोगों का अधिमूल्य कर देते हैं। देखिए, अधिमूल्यन माने आप में जो अच्छाई है उसको मैं और बढ़ा के बोलूं, ये अधिमूल्यन। अवमूल्यन माने आपका जितना अच्छा है उसको मैं कम करके बोलूं। निर्मूल्यन, आपको मैं कोई वैल्यू ही नहीं दूं। तीन चीजें हुई है, तो इसी के एक अलग अलग कॉम्बिनेशन है ना, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन। हर व्यक्ति चूंकि जागृति जब तक नहीं होती है तो अधिमूल्यन अवमूल्यन करता है। चापलूसी किसको बोलते हैं? मेरे में जो अच्छाई नहीं है उसको कोई बोलते रहता है। तो जो मेरे को जानता ही नहीं है ठीक से वो मेरा क्या मूल्यांकन करता है? तो जनरली किसी से सुन के बोलता है तो उसमें उसका खुद का नहीं रहता है, तो एक प्रकार से अधिमूल्यन भी हो जाता है, अवमूल्यन भी हो जाता है, चापलूसी भी हो जाती है, वो चलते रहता है। चापलूसी माने अधिमूल्यन करना, बिना जाने किसी को बोलना। तो सही मूल्यांकन तो जो साथ में जीते हैं उनको ज्यादा पता होता है ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि परिवार में ही मनुष्य के साथ न्याय होने की संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि दोनों साथ रहते हैं और एक दूसरे का बढ़िया मूल्यांकन कर सकते हैं। हम कभी कभी मिलते हैं सप्ताह में एक बार, थोड़ा सा कम होता है ना। जो एक साथ कमरे में है उनको ज्यादा होता है एक दूसरे के बारे में पता, है ना। जो साल में एक बार मिलते हैं और कम होता है। तो इस ढंग से बार बार मिलना, साथ में रहना एक बड़ा फैक्टर हो जाता है मूल्यांकन करने के लिए। किसी में कुछ ना कुछ तो अच्छाई होती ही होती है, किसी में कुछ ना कुछ तो अच्छाई होती ही होती है। तो अगर हम ये मान रहे हैं तो क्या हम, तो अगर हम इधर करेंगे सरलता का मतलब हम उनकी तरफ स्वीकृति ले कर रहे हैं। हाँ, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। हर व्यक्ति में कोई अच्छाई होती है, हर मनुष्य 51% अच्छा है। अब इसके आधार पर एक मनुष्य को एक स्तर से ऊपर मानना पड़ेगा, नहीं तो व्यवहार नहीं हो सकता। तो इतना है, लेकिन इसके बाद जब व्यवहार करने जाते हैं तो उतने में व्यवहार नहीं होता है। जब व्यवहार करने जाएंगे तो उतना पर्याप्त नहीं होता है कि हर मनुष्य अच्छा होता है। आपकी पर्टिकुलर अच्छाई मुझे पता होना पड़ता है, उसके साथ व्यवहार होता है ना। या आपकी पर्टिकुलर कोई कमी मुझे पता होता है, उसको दूर करने के लिए कोई कार्यक्रम हो सकता है, या उल्टा मेरी कोई कमी है उसको दूर करने के लिए फिर कार्यक्रम होता है। तो वो व्यवहार में इसको बहुत निश्चित कर लेना पड़ता है। तो कुछ तो जनरल स्टेटमेंट है कि मानसिकता बनने के लिए, लेकिन व्यवहार करने के लिए इसका नाम दिया पहचान, संबंधों की पहचान। फिर संबंध में वही काम होगा, एक संबंध में वो काम होगा, दूसरे संबंध में वो नहीं होगा, है ना। जैसे गुरु और शिष्य के मर्यादा में कुछ एक पर्टिकुलर प्रकार के काम होंगे, भाई बहन के संबंध में या भाई भाई के संबंध में एक दूसरे प्रकार के काम होंगे, है ना? यह है संबंध की मर्यादा। जैसे एक हत्यारा है, रोज एक हत्या करता है क्या? रोज तो नहीं करता, कभी किया है, एक बार, दो बार, चार बार। बाकी लोगों के साथ कैसे जी रहा है? बाकी लोगों के साथ जीता है तो सब समय झगड़ा करते रहता है। उनकी जिंदगी को देखिए, वो भी कहीं के साथ निर्वाह करते हैं, किसी का अच्छा सोचते हैं, किसी का लिए कुछ करते हैं, है ना। तो हर समय थोड़ी किसी को मार रहा है, तो वो निर्वाह करते हैं। ये बोलते हैं आप, देखिए
मुझे एक मौका मिला बिलासपुर में जेल में काम करने का, और पूरे हत्या के आरोपियों के साथ काम करना था जिनके ऊपर हत्या का आरोप है। तो एक तो मतलब घटना थोड़ी इस ढंग से घट गई कि मुझे आज सुबह मतलब कल सुबह कहीं शिविर लेना है। जिस जगह मैं खड़ा हूं वहां से करीब 200 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर शिविर लेना है। ये 97-98 की बात है। उन दिनों यातायात और ये सब भी बहुत दूर थे, और बस्तर के गांव में शिविर था, तो अपने आप में तकलीफ थी। और अचानक मेरे को रात को 10 बजे बोला गया कि तुमको कल जेल में शिविर लेना है, और बाबा जी ने बोला। अब चूंकि मैं पहले से बोल के रखा हूं कहीं पर जाने के लिए, और वो भी गांव के लोग हैं वहां, और ज्यादातर मतलब एक बड़ा वर्ग उसमें आदिवासी है जो रोज मजदूरी करने वाला वर्ग है, तो वो वर्ग काम छोड़ के आएगा और मैं नहीं जा पा रहा हूं, और मैं फोन में सूचना भी नहीं दे सकता, उन दिनों फोन भी नहीं था। तो मेरे अंदर बड़ी अस्वीकृति हो गई, और बाबा जी बोले तो लेना ही पड़ेगा। तो वहां पर मैं रुक गया और वहां जा नहीं पाया। मुझे अब मतलब अच्छा नहीं लगा कुल मिला के। तो सुबह मेरे को बुलाने आए, तो मैंने उनको बोल दिया कि सेकंड हाफ में करेंगे, जाके बोल दो। बिल्कुल मन नहीं था। फिर से वो बुलाने आ गया, बोले उनकी इच्छा है, कमिश्नर साहब की ओर से था वो, तो उनकी इच्छा है कि सुबह से ही कर लो। अब क्या करूं, अब जाना ही पड़ेगा। तो बड़े अनमने ढंग से पहुंचा, जेल में पहुंचा, उसको अंदर घुसा। तो जेल में एक बड़ा एक बैरक था अपराधियों वाला, उसी को उन्होंने स्कूल बना दिया था, स्कूल नाम लिख दिया था। तो ऐसा ऊपर में स्टेज था, उसमें सफेद चादर बिछी हुई थी, नीचे कंबल बिछा हुआ था, और मेरी एंट्री पीछे से हुई। अब मेरा इंट्रोडक्शन कराने वाला भी कोई नहीं है। तो गेट से उठा, एक गेट में घुसा, एक कैदी मेरे को लेके जेल तक पहुंचाया। मतलब ये मेरा एंट्री हुआ। तो एंट्री हुआ स्टेज से, तो जब तक वो बोलता कि यहीं आपको बैठना है स्टेज में, मैं स्टेज से नीचे उतर गया, और जहां ऐसे अपराधी लोग बैठे थे उन्हीं के पास पहुंच गया एकदम से। तब तक वो बोला कि आपको ऊपर बैठ के बोलना है। तो मैं बोला यहीं बैठ जाते हैं करके, मैं वहीं बैठ गया। मतलब ऐसा एंट्री हुआ, और मेरा परिचय कराने वाला भी एक अपराधी कैदी ही है और कोई दूसरा नहीं। अब कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अब मेरा मन नहीं है, तो मेरा ये मन में था कि इसको कैसे जल्दी बंद करूं। तो मैंने एक शुरू किया कि भाई यहां पर हम यहां पर आए हुए हैं, तो इसमें 2-3 मर्यादा है कि मुझे एक तो कुछ चीजें समझ में आई है, वो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं। और आपको ये अधिकार है कि आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, पूरा अधिकार है। दूसरा, आपको भी कोई सही चीज समझ में आई है तो आप मुझे बोल सकते हैं, हम भी उस पर सुनेंगे, हम भी उस पर बहस कर सकते हैं। पहला तो एक लाइन ये बताया। दूसरा, यहां पर वही लोग बैठेंगे जो पूरे 7 दिन रहेंगे, जिनको जाना है वो लोग ना बैठे। तीसरा लाइन ये बोला कि यहां का भोजन खराब है, यहां की व्यवस्था खराब है, ये बातें आप मुझसे नहीं बोलोगे, क्योंकि इसको मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। चौथा, मैंने जो अपराध किया है, कभी नहीं पूछोगे मैंने क्या क्या अपराध किया है, आपने क्या अपराध किया है मैं नहीं पूछूंगा। ये 4 लाइन बोला, एकदम बिना सोचे गया, और एकदम मेरे अंदर बिल्कुल अस्वीकृति, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये बोला, इतने में मैं देख रहा हूं कि सब लोग ऐसा चिपक के सामने आ गए मेरे, सब सटक सड़क के एकदम सामने आके बैठ गए मेरे। अब शिविर स्टार्ट हुआ, मेरा मन इतने में बदल गया। देखिए घटना कैसे होती है, बिल्कुल नेगेटिव स्थिति में गया था, और उनके इससे मेरा मन बदल गया, और वहां शिविर शुरू हुआ। वो सब हत्या के अपराधी थे। मेरे को न डर लगा न कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और बढ़िया 7 दिन का शिविर हुआ। वहां पर हम उसको बहुत करीब से देखे। हालांकि मैं पहले भी 3-4 हत्यारों से मेरी बड़ी गहन दोस्ती थी कॉलेज में पढ़ते समय ही, लेकिन
हाँ, कोई ये मतलब ऐसा नहीं है, बढ़िया। मेरे एक बड़े भैया जैसे थे, मेरे से 20 वर्ष बड़े थे, उनके साथ मेरी बढ़िया दोस्ती थी। उन्होंने 3 हत्याएं की थी और उन्होंने पूरा किस्सा मुझे बताया था, और रात को 2 बजे के आसपास बताया, और बताते समय वो फूट फूट के रोने लगे। पहले एकदम भयभीत हो गए और बोले कि फिर घटना घट गई। पूरा वर्णन किया उन्होंने सीन को, और जब मारने वाला सीन आया फिर बोले वो घटना घट गई। फिर वो फूट फूट के रोने लगे। ठीक है, तो मैं तो देखा हुआ था कि हत्यारा कैसा होता है। हम सोचते थे हत्यारा बड़ा क्रूर होता है, ऐसा होता है। उसको देखने से एकदम चूहे जैसा लगता है। इतना भयभीत मैंने कभी जिंदगी में आदमी नहीं देखा। वो इतना बड़ा बहादुर आदमी था। वो मेरे सामने रात के अंधेरे में रोता है फूट फूट के, जिससे पूरी दुनिया डरती थी, मैं जानता हूं। मैं उनके साथ बैठा तो वैसा रोने लगे। वो बोल भी नहीं पाया कि मैंने मार दिया, घटना घट गई, और फूट फूट कर रोया। तो उनके साथ बैठा तो मुझे और बहुत सारा चीज देखा कि ऐसा कुछ भी इनके अंदर नहीं है। जैसा नॉर्मल आदमी है वैसे ही है। हमने किसी को मारा और वो मरा नहीं, उसने मारा और वो मर गया, इतना ही अंतर है। यदि मैं बहुत अच्छे से बोलूं, मैंने भी कईयों को मारा है, वो मरा नहीं। हालांकि चाकू से या बंदूक से नहीं मारा, लेकिन हाथ से मारा था। मारते समय यही भाव था कि मर जाए, और वो नहीं मरा, इसलिए आप लोग के सामने बैठा हूं। ठीक है, तो ये घटनाक्रम है, एक बहुत बड़ा चीज घटनाक्रम। तो एक चीज तो ये देखा मैं कि ऐसा जैसा मानते हैं अपराधी वैसा नहीं होता। एक और घटना घटी, फिर वो बड़ा अच्छा रहा शिविर, सबको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। फिर एक बार बोला गया कि आप जेल के महिला वार्ड में शिविर लीजिए। ठीक है, क्या है? तो महिला वार्ड में क्या है, कोई पुरुष नहीं जा सकता और जेलर भी नहीं जा सकता। जेल सुपरिंटेंडेंट या उससे बड़े लोग जाएंगे, और यदि जाएंगे तो फिर उसका प्रोटोकॉल है। जैसे जेल सुपरिंटेंडेंट जाएगा, अकेला नहीं जाता, उसके साथ 5 लोग जाते हैं, ये वो पूरा एक सिस्टम है पूरा। तो जब मेरे को शिविर लेने बोले तो एक डिप्टी जेलर को नियुक्त कर दिए कि वो हर समय मेरे साथ बैठेगा, और महिला कुछ गार्ड हैं वो रहेंगे, और मेरे साथ 2 लड़के थे, वो इंजीनियर थे दोनों, और एक लड़की थी। लड़की मैंने ऐसे ही जो इनके आयु के यंग जो स्टूडेंट थे, वो 3 लोग थे, वो भी मेरे साथ गए महिला वार्ड में। तो डिप्टी जेलर, उन दिनों शिविर होते थे मेरे सुबह 7 से 1 बजे तक, और 1 से 2-3 तक खाना खाते थे। 3 बजे से एक दूसरा शिविर होता था रात को 9 तक। हम लोग बहुत ज्यादा उन दिनों, अब युवावस्था भी थी और कोई भाव दे रहा है तो अच्छा भी लगता था, है ना, और थकते भी नहीं थे। तो 2-2 शिविर होते थे। तो वही प्रस्ताव, तो जैसे ही बोला उन्होंने, तो बोला 7 से 1 कर लेते हैं, गर्मी का दिन भी था। अब डिप्टी जेलर को अपराधियों के, महिलाओं अपराधियों के बीच में दिन भर बैठना है 7 से 1। तो डिप्टी जेलर हमको बोलता है कि साहब आप लोग इतना क्लिष्ट भाषा बोलते हैं, ये लोग कैसे समझेंगे, है ना, इतना लंबा नहीं रखिए। तो मैं बोला देखिए एक बार बोल दिए हैं कर समय, तो मैं अपनी ओर से कैसे कम करूं, आप एक बार बात कर लीजिए सुपरिटेंडेंट साहब से, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तो बोले मैं तो नहीं कर सकता साहब, आप ही करिए। तो बोला आज अब कैसे करूं, बन गया है। तो आज ऐसा है कि सारा दिन बैठ लेते हैं हम, है ना। नहीं साहब ये लोग पहली बार गांव से निकले हैं, वो भी सीधा जेल, है ना। ऐसा करके मुझे बहुत समझाने की कोशिश किया। तो मैं बोला ऐसा करते हैं, 10:30 बजे लंच होता है, तो लंच में, लंच तक तो करते हैं 7 से, उसके बाद फिर लंच के बाद मैं बोलेंगे कि जिन, यदि आप लोग का मन है तो फिर हम आगे करेंगे, नहीं तो आप लोग पढ़ो। ठीक है, फिर भी बड़ी मुश्किल से वो राजी हुआ। तो लंच का समय हो गया 10:30 बजे। फिर मैंने पूछा कि लंच का समय हो गया, तो ऐसा करते हैं आप लोग खाना खा लो, और खाना खाने के बाद आप लोग खुद ही पढ़ो, मैं बाजू में बैठा रहूंगा, यदि आप लोग बोलेंगे तो फिर मैं आ जाऊंगा। तो बोलते हैं कि नहीं, खाना हम 1 बजे खाएंगे, हम लोग खाना लेकर रख दिए, हम 1 बजे तक आपको सुनेंगे। अब उसको 1 बजे तक बैठना पड़ा। बाहर निकाला गुस्से में एकदम, पागल आप क्या समझते हैं, इनको कुछ समझ में आता है? डिप्टी जेलर हमसे पूछता है।
आप इतना क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता, ये है वो है, बताइए आपको क्या समझ, उनको क्या समझ में आया? मैं बोला भैया उनको इतना समझ में आया कि मैं उनसे घृणा नहीं करता हूं, इसलिए वो मेरे साथ बैठना चाहते हैं। आप उनसे घृणा करते हैं इसलिए आप उनके साथ बैठना नहीं चाहते, वो आपके साथ घृणा करते हैं इसलिए आप उनके साथ नहीं बैठना चाहते। आपके साथ वो कॉम्बिनेशन है, वो भी आपको घृणा करते हैं, आप भी उनको घृणा करते हैं, इसलिए आप भागना चाहते हैं। मैं उनके साथ घृणा नहीं करता, वो मेरे से घृणा नहीं करते, इसलिए हम बैठना चाहते हैं। ये कन्वे हो गया है बोला मैं। तो जेल में क्या कन्वे हुआ? इतना ही कन्वे हुआ, इससे अधिक कुछ कन्वे उनमें हुआ नहीं। देखिए शिविर में कुछ होता है तो वहीं पर एक और घटना याद आती है, याद आया तो बता देता हूँ, कहानी है ना, बढ़िया लगेगा आपको। तो एक मित्र हैं, उनके यहाँ मैं जाता था, तो उस दिन कोई लड़की आई थी, उनकी कोई फैमिली फ्रेंड थी, वो एमए की थी और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती थी। तो मेरा परिचय कराया उन्होंने, ये जेल में शिविर ले रही है वो। फिर वही कैदियों को क्या समझ में आता होगा, सिंपल प्रश्न वही है। तो मैं बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पर एक पीएचडी किया हुआ भी आदमी है और ये सब समझाने की कोशिश किया, वो सुनने को ही कोई तैयार नहीं है। तो थोड़ी देर बात करने के बाद मैं भी सोचा अब क्या इससे बहस करना। तो मैं बोला ऐसा है कि कल मूल्यांकन है 8 बजे, यदि मन है तो आप आ जाओ, देख लेना। ऐसा करके मैंने पीछा छोड़ाया। तो उनने बोला मेरी एक फ्रेंड है, वो पुलिस बनना चाहती है, यदि वो तैयार हो जाएगी तो मैं आऊंगी, आ जाओ। मेरे को उसका नाम भी उस समय नहीं पता, एक घर का जो निक नेम है वो पता था बस। जब सुबह पहुंचा जेल के गेट में, देखा 2 लड़कियां खड़ी है और बोली हमको घुसने नहीं दे रहे। मैंने बोला देखो यहाँ घुसना भी बहुत मुश्किल है, निकलना भी बहुत मुश्किल है इतना आसान नहीं है घुस जाना फिर ऊपर में बात किया मैंने बॉस से, तो घुसने दिया जो भी तरीका था। फिर उन्होंने 2 गार्ड भेजे, क्योंकि लड़कियां चली गई है तो 2 गार्ड गए, बाजू में बैठे रहे। थोड़े देर के बाद दोनों गार्ड उठ के चले गए। माहौल जो भी देखा उन्होंने अच्छा लगा, चले गए। फिर मुझे नेक्स्ट शिविर फिक्स करने के लिए सुपरिटेंडेंट साहब से मिलना था, मैं भी उठ के चला गया। तो वो 2 लड़कियां और करीब 40-45 जो हत्या वाले अपराधी या आरोपी जो भी बोलिए वो बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद मैं घूम के आया भी, फिर समापन हो गया, हम लोग बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद मैंने पूछा कि बताओ आपको क्या लगता है, उनको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोले हाँ आया, ये वो थोड़ा सा उन्होंने अच्छा बोला। फिर मैं बोला ये बताओ कि आप लोग जब कॉलेज जाते हो तो आपके साथ पढ़ने वाले लड़के आपको जिन निगाहों से देखते हैं और कैदियों ने आपको जिन निगाहों से देखा, कौन सा ज्यादा सम्मानजनक है? उन्होंने कहा इन लोगों ने हमको ज्यादा सम्मानजनक निगाहों से देखा। मैं बोला ये है शिविर का इफेक्ट। आपको अब मनुष्य मान रहे हैं, अब वो शरीर नहीं मान रहे हैं, आपको शरीर से अधिक देख पा रहे हैं। तो कुछ चीजें ना कन्वे होती है, क्या होती है अभी मुझे बहुत नहीं पता है, लेकिन पहले शिविर में ही कोई चीज कन्वे हो जाती, चाहे अपराधी बैठा हो, चाहे विद्वान बैठा हो, चाहे आदिवासी बैठा हो, कुछ होता है ना। तो ये शायद मुझे उनसे कभी घृणा नहीं हुई, कैदियों से कभी भी नहीं हुई, पता नहीं क्यों नहीं हुई मुझे बहुत कारण नहीं पता। तो इस कारण बड़ा अच्छा रहा, वो सफल रहा। तो हम जो बात शुरू किए थे कि जो मनुष्य अपराधी है, देखिए एक ही बार अपराध किया है और वो भी ऐसे उसकी गलती है या दुर्भाग्य है कि उसके उस वार से वो मर गया, इतना ही है, नहीं तो नहीं मरा, नहीं तो अपराधी नहीं है। तो बहुत छोटा फैसला है। यदि विचार के स्तर पर देखेंगे तो हम भी शायद, मैं तो शायद कई लोग को मार डाला विचार के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर एक भी नहीं मारा। तो व्यवहार के स्तर पर आदमी अभी भी, जिसको अपन बोलते हैं बदमाश, वो पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा कर रहा है। कितना कर रहा है? बहुत थोड़ा सा कर रहा है, बहुत ही थोड़ा सा। ज्यादातर जो अपराध है कानून बना के कर रहे हैं हम, वो सबसे बड़ा है। कानून सही बोल रहा है और हम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। व्यवहारिक रूप में पर धन बहुत कम है, पर नारी, पर पुरुष बहुत कम है। जो बहुत बदमाश है उसके 2-4 हैं ऐसे स्कैंडल, बस, बहुत ज्यादा नहीं। तो वैचारिक रूप में इससे बहुत ज्यादा है।
और वैचारिक रूप में क्यों ज्यादा है? हमारा लिटरेचर उसको स्वीकार करता है। आप लिटरेचर कोई भी पढ़िए, सिनेमा कोई भी देखिए, वो उसको स्वीकार करता है, उसको बड़ा रस लेके वर्णन करता है। हमारा दर्शन, हमारा लिटरेचर उसको सपोर्ट नहीं कर पाता। दर्शन तो सपोर्ट कर रहा है, लिटरेचर नहीं सपोर्ट करता। आप साहित्य को उठा के देखेंगे, आप दंग रह जाएंगे, नहीं करता सपोर्ट। तो इसके लिए साहित्य ही नहीं बना है। तो इसके लिए यदि साहित्य बनता है, उसको हम बोल पाते हैं, कर पाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा चीज ठीक होगा। तो विचार को ठीक करने के लिए काम बहुत कम है। व्यवहार के रूप में अभी भी बहुत ही कम ये सब है, मेरे हिसाब से तो बहुत कम है। एक आदमी का यदि 24 घंटे को देखेंगे तो 1 घंटा करता होगा, आधा घंटा करता होगा। जो बहुत बदमाश है, वो जो बहुत बदमाश है वो आधा 1 घंटा रोज करता होगा। 24 घंटे के एवरेज देखेंगे तो, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन वो आधा घंटा ही बहुत भारी है, हम 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए व्यवहारिक रूप से तो मनुष्य अभी भी बहुत ही अच्छा है। यदि सिस्टम पूरे ठीक हो जाए, व्यवस्था यदि ठीक हो जाए, वो समझ आ जाए, तो जो कानून बना के जो अपराध किया जा रहा है वो खत्म हो जाएगा। वो सबसे बड़ा है, कानून बना के या कल्चर बना के जो करते हैं। कोई आया तो चलो खोलो बोतल, ये कल्चर है ना। चलो बकरा काटो, मुर्गा काटो, ये कल्चर है। तो कल्चर के रूप में ज्यादा बड़ा है कानून के रूप में। सामाजिक कानून माने कल्चर है ना, राजनीतिक कानून माने संविधान, जो सिस्टम, इस रूप में ये ज्यादा बड़ा है। ये जैसे मूल्यांकन की आप बात कर रहे हैं, तो जैसे इसका कोई एक निश्चित पैरामीटर तो नहीं है। जैसे सपोज एक स्कूल है, एक प्रिंसिपल है, स्टाफ है, तो हर स्टाफ मेंबर का मूल्यांकन अलग अलग होता है, प्रिंसिपल के लिए और प्रिंसिपल का टीचर के लिए। तो उसका क्या पैरामीटर होता है? देखिए, व्यवहार में सामाजिक होना, व्यवसाय में स्वावलंबी होना, विचार में समाधानित होना, ये एक तो बिंदु हैं। इसके आधार पर चुना जाएगा। तो व्यवहार में सामाजिक है, उसके लिए भाषा है। तो भाषा में हम यहाँ कर सकते हैं कि कोई किसी की भाषा ज़्यादा अच्छी, किसी की कम, पर वो 100 प्रकार की हो सकती है। आप भी व्यवहार में सामाजिक हैं, आपकी भाषा भी अच्छी है, मेरी भी अच्छी है, इनकी भी अच्छी, इनकी, ऐसे 100-200 वैरायटी हो सकते हैं। तो इसमें हम अच्छा को कैसे नापें? यदि व्यवहार में सामाजिक है तो पर्याप्त है ना। हम उसमें बहुत ग्रेड बनाने नहीं जाएंगे। जैसे मैं भी चलता हूं, आप भी चलते हैं, ये भी चलते हैं, हम इस बात पर ग्रेड नहीं करते कि ये खराब चलता है, ये अच्छा चलता है। लेकिन जब दौड़ता है तो हम ग्रेड बना देते हैं, ये नंबर 1 आया, ये नंबर 2 आया, ये नंबर 3 आया। जो सामान्य जो घटनाएं हैं, देखिए उसमें हमने ग्रेड नहीं बनाया हुआ। तो वैसे ही व्यवहार में सामाजिकता दे रहा है, बढ़िया। विचार में समाधान दे रहा है। कई बार क्या होता है, मैं बोलता हूं तो मेरे से 2 लोग इंप्रेस होते हैं, आपसे 2 लोग होते हैं, इनसे 3 होते हैं, इनसे 4 होते हैं, इनसे 2 होते हैं, उनसे 1 होते हैं, इनसे 5 होते हैं। मेरे 2 वाले अलग हैं, इनके 3 वाले अलग हैं, इनके 2 वाले अलग हैं, वो मेरे से नहीं होते, वो उन्हीं से होते हैं। हम क्या मान लेते हैं, मेरे से ज्यादा लोग इंप्रेस हो रहे हैं, इनसे कम लोग इंप्रेस हो रहे हैं, या कोई और मान लेता है, उससे हम वैल्यू देने लगते हैं। मेरे हिसाब से एक आदमी से 2, 4, 5 लोग ही इंप्रेस होते हैं। उसके देखा देखी उस आदमी से 2, 4, 5 और होते हैं, उनसे 2, 4, 5 और होते हैं, उससे एक बड़ा चीज बन जाता है ना। तो यदि हम जागृति क्रम में देखेंगे तो वही 5 साल का बच्चा केवल 10 साल वाले को देखता है, उससे ऊपर वाले से वो कुछ नहीं ले रहा है, तो या बहुत कम ले रहा है। 1 साल का बच्चा 2-3 साल वालों से ले रहा है। तो इस ढंग से हर आदमी किसी के लिए प्रेरक है और हर आदमी किसी से प्रेरणा ले रहा है। ये पूरी एक चेन बनी हुई है। हमको इसको, इस पूरे चेन का सम्मान करना पड़ेगा। मैं ज्यादा अच्छा बोलता हूं इसीलिए छोटे बच्चे नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। सबको बराबर बराबर मौका चाहिए। बराबर का मतलब वो एक जगह पर बोलेगा, दूसरी जगह पे ये बोलेंगे, तीसरी जगह पे ये बोलेंगे, तब ज्यादा इफेक्ट है। 5 साल के बच्चे को बोलना है तो उसके लिए 8 साल का बच्चा बढ़िया। हम लोग यहाँ पीयर लर्निंग किए हुए
है ना, जाके उसको आप देखिए, उसका रिजल्ट पूछ के आइए। थोड़ा जल्दी अब कर रहा हूँ क्योंकि 11 से आपको चाय पीना है, उसके बाद फिर वहाँ जाना है, फिर बैठना है, उसके बाद फिर 1 बजे तक आ जाना, थोड़ा कम समय है ना।